बहरमपुर आए हैं। इस पंचायत के मुखिया जयकृष्ण प्रसाद जी प्रशांत किशोर जी का स्वागत सम्मान करेंगे। अंग वस्त्र से अरे बाबा इधर रहो। अब इस पंचायत के पूर्व मुखिया आदरणीय सदुल खां साहब से हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात। आज ये बड़ा मौका है। हमारा पंचायत मीनापुर की धरती धन्य है। आज मीनापुर के लाखों लोगों तक ये मैसेज जा रही है। इसको लीजिए। मीनापुर के लाखों लोगों तक ये मैसेज आ रही है। जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनको देश ही नहीं पूरी दुनिया जानता है। लगता है बिहारियों से इनको मोहब्बत हो गई है। हम लोग के मोहब्बत में दीवाने होकर के हम लोग के घर दरवाजे पर आ रहे हैं। नहीं तो इनकी जरूरत इनको नहीं है। लोग इनके दरवाजे पर जाते हैं, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। और इनकी ये मोहब्बत में स्वीकार करता हूं और गौरव करता हूं उनकी टीम पर। जो टीम इस समय बनी है, मैं ये कहूंगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक बेहतरीन टीम इनकी बनी है जो बार बार लोगों को प्रेरित करती है। एक बार दरवाजे से लोग बताते हैं तो 10 बार जाती है उनके बात मनाने के लिए, उनके प्यार जताने के लिए और स्वीकार कराने के लिए। और आज इसी टीम की देन है कि सदरुल खान यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि ये टीम के जितने नौजवान हैं मुझे गौरव होता है उन पर। उनको भी लगता है सर से बहुत प्यार है और गहरा प्यार है। मैं अपनी आम जनता से कहना चाहूंगा और जो लोग भी हमारी मां बहन यहाँ पर मौजूद है उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने पहले ही चंद सब्सिट्यूट का कार्यक्रम बिजी रहता है। इसके बाद में बरंडा भी जाना है। हमारे भरूच सरकार जी वहाँ के युवा मुखिया जी बार है, उससे आगे भी जाना है। लेकिन आज इनको देखकर मुझे सपनों जैसा लगता है, विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं प्रशांत किशोर जी के साथ बैठा हुआ हूँ। एकदम अजीब सा ऐतिहासिक लग रहा है। और ये लिख लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा, मैंने आह्वान किया है ये अगल बगल के सभी लोग से, जब घर में मत बैठिए, यहाँ आइए, सर का दीदार कीजिए। ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और सोने के कलम से लिखा जाएगा कि प्रशांत किशोर जी हम लोग की समस्या जानने के लिए हमारे दरवाजे पर, हमारे घर के सामने है। और ये हर लोग को अपनी तेज बॉलिंग से मेडल लिस्ट में मुखारने के लिए आए हैं, जो जनता के लिए काम नहीं करते हैं, जनता के लिए झूठे वादे करते हैं और लॉलीपॉप देते हैं। मैं चंद शब्दों में आपको और अपनी जनता को मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक 2 बॉल की क्रिकेट कमेंट्री सुना करके मैं अपनी भावना को व्यक्त करता हूं। 2 स्लिप गली पॉइंट कवर मेड आउट मिड विकेट स्कोर लेग खाले के चक्कर विरुद्ध के साथ भारत के धरतीपुर, भारत के लाल श्री प्रशांत किशोर जी पवेलियन से लेकर बीच मैदान की तरफ जाते हुए ताली को जोरदार बौछार जो हमारे माइक्रोफोन के माध्यम से रेडियो ट्रांजिस्टर और टेलीविजन के पर्दे पर देख रहे होंगे, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बिहार की 12 करोड़ जनता जो खुशी से फूले नहीं चढ़ा रही है, ताली बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, टोपियां उछाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मैं क्या कमेंट सकता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नजारा वो देखते ही बनता है। श्री प्रशांत किशोर उन्होंने स्ट्राइक लिया, खेलने के लिए तैयार। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं लंबे बॉलिंग करने के लिए। 2 स्लिप गली पॉइंट कवर मेड ऑफ मिड विकेट स्कोर लेग फाइनल की चक्री रचना के साथ नीतीश कुमार उनकी रफ्तार तेज होती है, आधे रास्ते पार किया, एम्पायर के बगल से होते हुए उनकी और प्रशांत किशोर जी को की रफ्तार से निकाला के लिए। और बिहार में बैठे हुए 12 करोड़ जनता के खुशियों का वर्णन हमें लगता है मैं अपने सामने पकड़ पाऊंगा। लोग गा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, टोपी उछाल रहे हैं और प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी की जिंदाबाद कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच आए हैं, हमारे पास ये दिन, ये पल और ये वक्त हमको याद रहेगा। और
मैं आपका प्रशंसक हूँ, फॉलोअर हूँ। जब टीवी पर देखता था, जब कोई पार्टी में आप राजनीतिकार बनते थे तो पूरा देश में हवा चल जाती थी कि वो उनके साथ जुड़ गए, इसी पार्टी की हवा लहर और तूफान देश में चलेगी। आज हमारे बीच इस बिशनपुर गांव में बैठे हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है और मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूँ और आपकी प्यार हम सबको स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सदुल खां साहब। अब हम आग्रह करेंगे जयकृष्ण प्रसाद जी से कि चंद शब्दों में वो भी अपनी बात रखें। मुखिया सारी बातें बड़े भाई सरगुज जी ने बोल दिए हैं, इसलिए अब मैं जन सुधार पद यात्रा के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बातें रखें। बट जन जिनको सुनने के लिए इतने देर से आप लोग बैठे हैं, 2 अक्टूबर को चले हैं और यह निश्चय करके चले हैं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न कमाई के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जनता का सुंदर राज बनाएंगे, जन सुराज बनाएंगे। तो मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, तो 2 बार आप लोग दोहराएंगे जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। जरा बैठ जाइए आप लोग, जरा सामने से भैया बैठ जाइए, जरा पीछे भी लोगों को देखने दीजिए। आप सब लोग प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए आए हैं। प्रशांत जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सभी लोग। नमस्कार, आदाब। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए। 12 महीना से हम पैदल चल के बिहार के 4000 गांव में पैदल चलते हुए आज आपके गांव में पहुंचे। हम पैदल क्यों चल रहे हैं? लोग ये पूछ रहा है कि भाई पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से तो आपका कोई फायदा नहीं है। हम 12 महीना चले कि 12 बरस चले, हमारे पैदल चलने से आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। हमारे पैदल चलने से आपका नाली गली नहीं बनेगा। हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों को पढ़ाई का, रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं, जिस समाज में लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं कि एक बार जाकर अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस परेशानी में, किस कष्ट में जी रहे हैं। आपने पहले किस्सा कहानी सुना होगा, जो बड़े राजा होते थे उनके बारे में लोग बताते हैं कि राजा लोग रात में भेष बदलकर निकलते थे, ये जानने समझने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब आज आप और हम जिसको राजा बनाते हैं वोट देकर, रात का बात तो छोड़ दीजिए, एक बार जो वोट लेकर गया वो दिन में भी अपना मुंह दिखाने नहीं आता है। एक बार कोई आएगा भी तो बड़े नेताओं का तो बातें छोड़ दीजिए, जो छोटा नेता भी है आपसे कभी गलती से मिलने आ गया तो इतना पुलिस और सिपाही लेकर चलता है, इतने ऊंचा स्टेज पर बैठता है कि जनता से उसको भेंटे नहीं। इसीलिए हम पैदल चल रहे हैं। कम से कम एक बार आकर ही देखे तो सही कि आप रहते कैसे। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहां पर पढ़ाई होता है कि नहीं, वहां मास्टर है कि नहीं। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, जहां आप इलाज कराने जाते हैं वहां डॉक्टर है कि नहीं, दवा मिलती है कि नहीं। जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं। जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं। ये हम देखने चले, कुछ सीख रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस दुर्दशा से कैसे निकाला जाए। लेकिन हम तो आज आए हैं तो आपकी कुछ दुर्दशा देख रहे हैं। आप सब लोग तो यहीं रहते हैं,
यहाँ का कौन समस्या है जो आप नहीं जानते? किसको नहीं मालूम है कि यहाँ बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था नहीं है? सबको मालूम है कि यहाँ आपके लोगों के बच्चों के पास रोजगार नहीं है। आपको मालूम है कि खेत में जो आप उपजाइएगा उसका आपको दाम नहीं मिलेगा। आपको मालूम है कि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको दवा डॉक्टर कहीं नहीं मिल सकता है। सब बात आपको मालूम है, फिर भी आप अपना दत्ता क्यों नहीं सुधार पा रहे? ये भी बताने आए, आपको ये बताने आए हैं कि आखिर आप इस दुर्दशा में क्यों जी रहे और इससे आप कैसे निकल सकते हैं। हम अगले 10 मिनट में आपको ये बताएंगे कि आपकी गरीबी का कारण क्या है और आप अपने गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। आप इस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान हुए उन्होंने बताया कि लोग, समाज में लोग 3 ही तरीके से गरीबी से निकल सकते हैं। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो उससे उसका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा। अगर आपके पास पैसा पूंजी हो तो चाहे आप पढ़े लिखे हो या न हो, आपके पास जमीन हो या न हो, आपके पास पैसा होगा तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप बिहार में देखिएगा, अपने गांव पंचायत में ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा यहाँ के लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपका बच्चा जो पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ने गया तो पढ़ता नहीं है, वहां से खिचड़ी खा के घरे आता है। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है। जब पढ़ा ही नहीं तो कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, आपके बच्चे को मजदूर ही बनना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे, तो आपके बच्चों का भी भला होने वाला नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश के इस राज में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा, उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। आपके पास जमीन है तो खेती करके आपने अपना जीवन क्यों नहीं सुधारा? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। यहाँ गरीब के नाम पर, समाजवाद के नाम पर राजनीति हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया गया। तो 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। और जो 40 आदमी है जिसके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो यहाँ खेती होती है ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही उपजेगा कि आपका बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का रास्ता नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, कुछ नहीं करते, मुर्गी फार्म खोल लेते, कोई गाय भैंस पाल लेता, अपने गांव में किराना का, परचून का आप दुकान खोल लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाले 100 आदमी में
80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। यहाँ इतना गरीबी है कि 100 में 80 आदमी 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे। जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसका सरकार बनाना है बना दीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि घरे घरे बिजली ला दे, सरकार आपको 5 किलो अनाज दे दे कि सिलेंडर दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। यहाँ गरीबी आपका खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो, जब आपको यहाँ खेती के लिए जमीन मिले और घर घर महिलाओं को, बच्चों को रोजगार के लिए सरकार कर्जा दे, पैसा दे। तब आप पूछिएगा कि अगर यही 3 रास्ता है तो ये होगा कैसे, यही कैसे होगा, ये बताने आए हैं। आपको ऐसा मंत्र सिखाएंगे, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन अगर हमारी बात आपके समझ में आ जाए तो अपने आप आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाएगा। अभी हम आपको यही सिखाएंगे। उससे पहले एक सवाल पूछेंगे, सब आदमी को जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ चाहे ना बताना है। अभी हाथ मत उठाइए, सवाल पूछने दीजिए। आपको 2 मिनट में दिखेगा कि आपकी दुर्दशा क्यों है। जरा सोच के बताइए। जितने लोग आप यहाँ आए हैं सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सबको हाथ उठाना है, हाँ चाहे ना, जोर से बोलिए। पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सोच के बता रहे हैं ना, हमने नहीं बताया है, आपने अभी कहा है। अभी आपको दिखेगा आईना के तरह आपके दुर्दशा का कारण। अभी आपने कहा कि भैया सबके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई धनी, कोई गरीब, कोई महिला, कोई पुरुष। लेकिन हर आदमी को इतना पता है कि यहाँ अगर आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो उससे आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है। देखिए पूरा गांव शांत है, पूरा गांव का हेकड़ी हवा, किसी का दम नहीं है कि बता दे कि हम पढ़ाई के लिए वोट दिए हैं। और यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर आपके गांव में बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो आपका जिंदगी सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर पढ़ाई के लिए वोट दे दें, रोजगार के लिए वोट दे दें, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई या रोजगार हो जाएगा। आइए हम लिख कर दे देते हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट देंगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई या रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवाते हैं कि जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर सही बोले तो सबको हाँ बोलना है, अगर गलत बोले तो ना बोलिएगा।
यहाँ बिहार से घर घर से हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया कि बिहार में बिजली का दशा सुधरना चाहिए। नीतीश कुमार को आपने बिजली के लिए वोट दिया, तो इसी बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बने इसके लिए वोट दिया। तो भाई आपके गांव में स्कूल अस्पताल बने चाहे नहीं, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने सिलेंडर के लालच में मोदी जी को वोट दिया है, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, घरे घरे सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? किस चीज पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला? आपने खुद कहा कि हम लोग भैया पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, हम लोग रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? यही बताने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के 12 महीना से पैदल चल रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपको हाथ जोड़कर एक के बात समझा रहे हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई दल कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? हम आपके गांव में आए हैं, अगर यहाँ 100 गो बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया हुआ है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको अपने गांव में बैठे बैठे अपने जात का नेता दिख रहा है, भारत पाकिस्तान पुलवामा दिख रहा है, हिंदू मुसलमान समझ में आ रहा है, मोदी जी का 56 इंच का टीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया है नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए आए। एक मंत्र आपको सिखा रहे हैं, इसको खाली याद रखिए। वोट जब देना है, जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कहता है लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए दीजिए, कोई कह रहा है भाजपा को रोकना है इसलिए दीजिए। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं। जो लोग हमको जानता है वो लोग आपको बताएगा कि हमने जिसको सलाह दिया उसका जीवन तर गया, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। आपको एक को सलाह दे रहे हैं, आपको एक ही सलाह दे रहे हैं मुफ्त में, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, अगली बार वोट जब दीजिए तो वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो आपके बच्चों का भला कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत हिंदू मुसलमान नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। और वो सुधरेगा तब जब आपके बच्चों को रोजगार हो, पढ़ाई हो। अगर आप इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो आपके बच्चों का भला होने वाला नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मुस्लिम भाई हैं। ये लोग कहता है गांव में जाइए, पूरे बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमानों की है।
इनसे जाकर पूछिए तो ये बताएंगे कि सड़क नहीं है। तो भैया सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कहते हैं कि भैया इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली नहीं है, ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई का साधन नहीं है, तो पढ़ाई का मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव। आप ही के पार्टी के सारे लोग हैं। अब फिर कल चुनाव होगा, उछल उछल के लालटेन का बटन दबाइएगा तो आपका बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा तो कलेक्टर बनेगा। आपके बच्चों को अनपढ़ ही रहना पड़ेगा। अगर आप भाजपा के डर से लालू जी के बंधुआ मजदूर बन गए, कोई हिंदू बन के मोदी जी का बंधुआ मजदूर बन गया, कोई जात के नाम पर लालू जी का बंधुआ मजदूर बन गया, तो बंधुआ मजदूर के बच्चों को कलेक्टर बनने का अवसर नहीं है। आप अगर खुद बंधुआ मजदूर है तो आपके बच्चे भी मजदूर ही बनेंगे। यही बताने के लिए घूम रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे, हाथ जोड़ रहे, आपके घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा, नाली गली 4 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है इसी में आपके हमारे बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता है। बहुत आदमी कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इसको सुधारिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, 100 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये नहीं सुधरने वाला है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई इसको सुधार नहीं सकता है। जिस गांव में भी हम जाते हैं, लोग कहता है कि मुखिया जी काम नहीं कर रहे, मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे, राशन कार्ड बनाने में 2500 3000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव था, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव था, 500 रुपया लेकर वोट बेचा आपने, मुर्गा भात खाकर वोट दिया आपने, 2 पाउच पर वोट का सौदा किया आपने। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस दिन आप 500 रुपया लेकर अपना वोट बेच रहे थे, उस दिन तो समझना चाहिए था ना कि यही मुखिया, यही विधायक जीत कर जब जाएगा तो आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर ले जाएगा। आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा है। जिस 500 और मुर्गा भात पर आप मुखिया और विधायक को वोट देते हैं, वही मुखिया विधायक जीत कर आता है तो आपके बच्चों के हलक से उंगली डाल के 5000 रुपया निकालता है और आप इसी तरह गरीब बने रहेंगे। तो इसके लिए नेता दोषी नहीं है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का खाना छीन लिया, जिन नेताओं की वजह से आपके बच्चे पूरे देश में मजदूरी कर रहे हैं, उन्हीं नेताओं को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आप जाकर वोट देते हैं। तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन आदमी है? आप तो अपने बच्चों के गुनाहगार हैं। इसीलिए हम आए हैं, आपको हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठिए, नाली गली पर वोट का सौदा मत कीजिए। एक बार हमारी बात मानिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, तभी बिहार सुधरेगा। हमने आपको बताया, इसमें हमको आपसे वोट नहीं चाहिए। हम किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, किसी का 1 कप चाय भी नहीं पीते हैं। लेकिन एक इसका संकल्प है जो आपको बता रहे हैं। भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि दिया है, दुनिया भर के लोगों से सलाह करके हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जब जन सुराज की व्यवस्था बने तो साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, नाली गली बने चाहे ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा,
लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के नए लड़के मजदूरी करने बाहर गए हैं और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके देंगे। आप अब बताइए, आपको 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है, 4 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? मुंह से आवाजों नहीं निकलेगा, सुधर जाएगा। फिर से पूछ रहे हैं, इसको बताइए, आपको 4 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? तो इतने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देख के दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 4 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है बच्चों का रोजगार और पढ़ाई। एक अंतिम बात सुन लीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बिहार में नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कभी आपने सोचा कि जो उद्योगपति को, जिस बिजनेसमैन को मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में गुजरात में फैक्ट्री लगाओ, उसी को कहते कि भैया मोतीपुर में आके चीनी मिल लगा दो, क्यों नहीं कह रहे? वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि गुजरात का आदमी कह रहा है कि मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा, विकास कीजिएगा, नौकरी दीजिएगा तो वोट देंगे। बिहार का आदमी कह रहा है मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज दे दीजिए, हम लोग सब लोग आपको वोट दे देंगे। हम लोग को कोई काम नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, 4 किलो अनाज फेंकिए, आप बोरा में भर के हम लोग आपको वोट दे देंगे। तो आपका दुर्दशा कैसे सुधरेगा? यही बताने आए हैं, अपने वोट को सस्ते में मत बेचिए, बेचिएगा तो आपके बच्चों को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है। एक बार इस धरती के लिए नारा एक लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हतने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।